नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इलेक्शन रिजल्ट की घोषणा से पहले वेस्ट बंगाल में लागू हुआ लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, वोटिंग खत्म होने के अगले दिन ही बंगाल में मॉल से लेकर जिम तक सब कुछ बंद है। सार्वजनिक सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थान अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान सार्वजनिक और सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक रहेगी। केवल बाजारों को 2 दिन में 2 बार खोलने की छूट मिलेगी। बंगाल में गुरुवार को ही 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई है। इसके अगले दिन शुक्रवार को राज्य सरकार ने बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक जमावड़ों पर रोक रहेगी। इसके अलावा लोगों को बिना कारण बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस। फाइजर और बायोटेक ने बच्चों के लिए यूरोप में वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी। जी हां दोस्तों, फाइजर और बायोटेक ने यूरोपीय संघ के दवा नियामकों से 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए कंपनियों के कोरोना वायरस टीके को मंजूरी देने की अपील की है, ताकि यूरोप में युवा और कम जोखिम वाली आबादी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके। दोस्तों दोनों कंपनियों ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें 2000 से अधिक किशोरों पर परीक्षण की पूरी जानकारी है। यह टेस्टिंग हाईटेक तरीके से की गई है, जिसमें वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। जिन किशोरों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है उन पर अगले 2 साल तक नजर भी रखी जाएगी कि कहीं इन पर वैक्सीन का कोई गलत असर तो नहीं हो रहा है। इससे पहले फाइजर और बायोटेक ने पहले अनुरोध किया था कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 मई से 18+ को इन राज्यों में नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने खड़े किए हाथ। जी हां दोस्तों, कोरोना के प्रकोप को बेअसर करने के लिए 1 मई से देश भर में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, लेकिन कुछ राज्यों में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और 1 मई से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू करने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई को 18 साल से ज्यादा वालों का नाम मात्र के लिए वैक्सीनेशन होगा। वहीं दोस्तों दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि राज्यों ने वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से 18+ का वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं लगाने वालों के लिए सबक। बीजेपी विधायक ने कहा था कोरोना तो खत्म हो गया, संक्रमण ने उनकी जान ले ली। 24 घंटे तक आईसीयू भी नहीं मिला था। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर लापरवाही या फिर इसे हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। यह सबक यूपी के बरेली में नवाबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे केसर सिंह गंगवार की मौत के मामले से लिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों केसर सिंह की कोरोना संक्रमण की वजह से 28 अप्रैल को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद एक न्यूज चैनल का वीडियो सामने आया। वीडियो उस वक्त का है जब केसर सिंह विधानसभा पहुंचे थे। रिपोर्टर ने विधायक से पूछा कि कोरोना काल है और आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है। जवाब में विधायक ने कहा था कि मास्क अब कोविड खत्म हो गया है, अब कोविड कहां है। ऐसा कहकर वे मोबाइल पर बात करते हुए आगे निकल गए। दोस्तों केसर सिंह गंगवार की हालत अचानक बिगड़ने पर 10 अप्रैल को उन्हें बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजन का आरोप है कि केसर सिंह को 24 घंटे तक आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्हें नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 2 दिन पहले केसर सिंह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर आने वाले 20 दिनों में होंगी पीक पर, एसबीआई की रिपोर्ट में है दावा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च इकाई एसबीआई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में हम इस लहर के पीक पर होंगे। दरअसल दोस्तों एसबीआई रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया कि मई के मध्य तक यानी कि अब से लगभग 20 दिनों बाद भारत कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर होगा। तब देश में कोरोना संक्रमण
संक्रमण के करीब 36 लाख मरीज होंगे। हालांकि रिपोर्ट में इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को भी बताया गया है। दोस्तों, राज्यों में लगाए जा रहे आंशिक लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए एसबीआई ने अपने 2021-22 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी बदल दिया है। वास्तविक जीडीपी के आधार पर यह वृद्धि 10.4% और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 14.2% रह सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पाबंदियां और होंगी सख्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, संक्रमण रोकने के लिए कर्फ्यू आगे भी लागू रखें, गाइडलाइन और सख्त बनाएंगे, 1-2 दिन में होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अफसरों से कहा कि जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइन तैयार करें जिससे लोगों का गैर जरूरी आना जाना न हो और संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लग सके, नहीं तो स्थिति और विकट हो सकती है। दोस्तों, नई गाइडलाइन बनाने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 3 मई के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने के लिए गाइडलाइन पर चर्चा होगी। इसके बाद गृह विभाग ड्राफ्ट तैयार करेगा। आज कल में ही नई गाइडलाइन को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज चैनल आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना की कोरोना से मौत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मीडिया क्षेत्र में बड़ी शून्यता पैदा हुई। जी हां दोस्तों, टीवी पत्रकार और सीनियर एंकर रोहित सरदाना की शुक्रवार को कोरोना से मौत हो गई। इससे मीडिया से लेकर सियासी जगत में उनके जानने वाले स्तब्ध रह गए हैं। रोहित सरदाना आज तक के लिए काम करते थे और पॉपुलर शो दंगल में दिखते थे। दंगल में अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बहस दिखाई जाती थी। इससे पहले रोहित सरदाना जी न्यूज में काम करते थे और वहां पर वो ताल ठोक के शो होस्ट करते थे। उन्हें 2018 में सरकार ने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों, रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक होड़ है। मीडिया जगत के दिग्गजों, नेताओं और कई मंत्रियों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने कहा 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करें प्राइवेट अस्पताल। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी प्राइवेट अस्पताल 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। इनमें सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। नाइट कर्फ्यू अभी राज्य में पूर्ववत जारी रहेगा। इसके अलावा रविवार को अब पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मीटिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम जैसी जगहों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब 60 मिनट में क्लियर होगा कोरोना मरीजों का केसलेस क्लेम। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रिसिप्ट मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। जल्दी फैसला होने से प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को जल्द बेड मिल पाएगा। IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 60 मिनट के भीतर ऑथराइजेशन करने का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिया। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि IRDAI यानी कि इराडा बीमा कंपनियों के केसलेस क्लेम त्वरित तरीके से निपटाने का निर्देश दे। इराडा ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दे कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद 1 घंटे के भीतर केसलेस क्लेम निपटाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरे देश और पूरी दुनिया में क्या है इस महामारी की ताज़ा हालत। तो सबसे पहले दोस्तों पूरी दुनिया की बात करते हैं। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस महामारी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 14 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 31 लाख 10 हजार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इससे सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में इस वक्त तक 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पोलैंड, ईरान आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,13,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,95,000 के पार है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में इस महामारी के 3,80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 42,95,000 से ज्यादा मामले सामने अब तक आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, महामारी की त्रासदी पर जताई सहानुभूति। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में भारत को मदद पहुंचाने के बजाय उसको मेडिकल सप्लाई में अड़ंगे अड़ा रहा चीन एक बार फिर घड़ियाली हमदर्दी जाहिर कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत में कोरोना से हो रही मौतों पर सहानुभूति जाहिर की है। शी जिनपिंग ने शुक्रवार को भेजे गए पत्र में कहा कि भारत में कोरोना से हो रही त्रासदी पर चीन की जनता और सरकार की ओर से वे गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इस संकट के दौर में वे भारत सरकार और उसकी जनता के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। पिछले साल लद्दाख के गलवान में हुई दोनों देशों की भीषण झड़प और स्टैंड ऑफ के बाद चीन और भारत के बीच शीर्ष स्तर पर हुआ यह पहला पत्राचार है। पिछले साल गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री कई बार आपस में बात कर चुके हैं। वहीं दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी आपस में एक बार मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 60 सेकंड में खत्म होगा कोरोना वायरस, मार्केट में लॉन्च हुआ हर्बल माउथ सैनिटाइजर। जी हां दोस्तों, कोरोना के वायरस मुंह से बाहर निकलकर दूसरों को संक्रमित न करें, इसके लिए मास्क का चलन बढ़ाने को कहा गया है। यही वायरस विषाणु मुंह नाक के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इस वायरस को मुंह में खत्म कर दिया जाए तो न यह सिर्फ सीने को संक्रमित कर पाएगा और न ही यह थूक के जरिए बाहर निकलकर लोगों को बीमार करेगा। इसी को ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश निवासी अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक हर्बल माउथ सैनिटाइजर तैयार किया है। इसके प्रयोग से कोरोना वायरस मुंह में ही नष्ट हो जाएगा। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। सिद्धार्थ नगर के बांसी के मूल निवासी और अमेरिका के मैरीलैंड में यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में वैज्ञानिक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शाश्वत शरद श्रीवास्तव ने ऐसा हर्बल सैनिटाइजर बनाया है जिससे 60 सेकंड तक गरारा करने पर कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, पेरेंट्स इन बातों का जरूर रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर दिन हजारों लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। लेकिन एक और खतरा जो संक्रमण की इस दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है वह है बच्चों में दिख रहा संक्रमण। दोस्तों कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार बच्चों के लिए कोविड-19 की अलग गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों वैसे बच्चे जिनमें कोरोना संक्रमण तो है लेकिन उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए किसी तरह के इलाज का सुझाव नहीं दिया गया है। हालांकि उनमें संभावित लक्षणों पर नजर रखने की बात जरूर कही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 2 डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, जिनमें से एक है बच्चों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस और पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाले बच्चों के इलाज के लिए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों अगर किसी बच्चे में माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि जिसके लक्षण होते हैं गले में खराश या गले में दर्द, कफ है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, तो बच्चे को होम आइसोलेशन में रखें। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए अधिक से अधिक पानी पिलाएं, लिक्विड चीजें दें। अगर बुखार आता है तो 10 से 15 mg पैरासीटामोल दें। अगर कुछ खतरनाक लक्षण दिखे तो डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन बच्चों में इन्फेक्शन गंभीर हो तो इस स्टेज पर बच्चों में गंभीर निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम और सेप्टिक शॉक जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को तुरंत आईसीयू या फिर एचडीयू में भर्ती करने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में इन बच्चों का कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर, रीनल फंक्शन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे कराने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, ट्वीट कर कहा कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन जवाबदेही जीरो है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड की दूसरी लहर का चौथा सप्ताह, 2 लाख से ज्यादा मृतक, जवाबदेही जीरो, कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। दोस्तों, इस ट्वीट से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन और उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की थी। उन्होंने लिखा कि इस त्रासदी में आप अकेले नहीं हैं, देश के हर राज्य से प्रार्थना व सहानुभूति आपके साथ है तो बस एक आस। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के दाम में उठा पटक का दौर है जारी। जी हां दोस्तों, सोने के दामों में पीछे कुछ दिनों से उठा पटक जारी है। गुरुवार को सोने में जहां बढ़ोतरी दर्ज की गई तो वहीं शुक्रवार को सोने में गिरावट हुई, लेकिन चांदी में बढ़त का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के भाव में नरमी के कारण कमजोर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करना रहा है। सुबह 10 बजे तक सोने के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 61 रुपए की गिरावट के साथ 46,665 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 28 रुपए की तेजी के साथ 67,502 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ $1777 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.29 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप, भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से यूएई में किया जा सकता है वर्ल्ड कप का आयोजन। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ते कोरोना मामलों ने T20 विश्व कप पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व कप इस साल अक्टूबर में भारत में होना है। कोविड महामारी के बीच भी बीसीसीआई को यकीन है कि T20 विश्व कप अक्टूबर में भारत में ही होगा। हालांकि इसे 9 की बजाय 5 शहरों में कराया जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परंपरा यही है कि आईसीसी बैकअप में विकल्प तैयार रखता है और पिछले 1 साल से वह विकल्प यूएई है। आईसीसी इस समय बायो बबल में हो रहा है, लेकिन बीसीसीआई के सामने असल चुनौती T20 कप प्रतिकूल परिस्थितियों में कराने की है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अभी 5 महीने का समय है और लोगों को टीके मिल रहे हैं तो विश्व कप भारत में ही होगा। यह हो सकता है कि 9 शहरों की बजाय मैच 4 या 5 शहरों में हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल गेट्स के बयान से भारत को झटका, कहा गरीब देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का फार्मूला। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इससे बचाव के लिए तेजी से वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए। बिल गेट्स ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से विकासशील और गरीब देशों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें वैक्सीन का फार्मूला नहीं मिलना चाहिए। इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से पूछा गया कि क्या कोरोना की तुरंत और प्रभावपूर्ण तरीके से रोकथाम करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को वैक्सीन का फार्मूला दे दिया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने नहीं में जवाब दिया था। बिल गेट्स ने कहा है कि भले ही दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, फिर भी दवा का फार्मूला नहीं दिया जाना चाहिए।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य जुड़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।